स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 10 का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 का जो कॉन्सेप्ट्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 11th जैक बोर्ड के लिए जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। चैप्टर 10 का नाम है वेव्स एंड ऑसिलेशंस, है ना। इसमें हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, दोलन के बारे में, है ना। इसका रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। चैप्टर 10 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, और जो 11th क्लास के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पढ़ते थे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्ज़ाम में भी शॉर्ट में SHM लिख सकता है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है ना। और यहाँ एक माइनस साइन है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि हम माइनस भी होना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन होता है, जैसे लिखेगा कि बताइए ये जो इक्वेशन है ये SHM का इक्वेशन है। ये बिल्कुल सही SHM का इक्वेशन है क्योंकि ये इस रूप में है। ठीक है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 10 है, माइनस है ना, तो ये SHM का इक्वेशन हो सकता है। ये भी SHM का इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, a बराबर माइनस 5x SHM का इक्वेशन हो सकता है। a बराबर 5x है, यहाँ माइनस नहीं है, तो SHM का इक्वेशन ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये सब दोनों होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस भी है, लेकिन ये SHM का इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 5x क्यूब है ना, ये भी SHM का इक्वेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस 2x। ठीक है, ये बोला कि SHM का इक्वेशन है a बराबर माइनस 2x, एक्सेलरेशन दिया है। अब पूछा कि हमको ओमेगा बताइए, है ना। तो देखिए कैसे ओमेगा निकलेगा। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इसके साथ इसका तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ भी एक्सेलरेशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, √2। क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर √2। ठीक है, अब इसमें यदि टाइम पीरियड निकालना रहे, SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड भी हम लोग निकाल सकते हैं। t बराबर 2π/ओमेगा, है ना। एक फार्मूला होता है, याद रखना चाहिए सब फार्मूला। ठीक है, 2π/ओमेगा, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्वेशन दिया है, पहचानना है कि SHM का इक्वेशन है, SHM का एक्सेलरेशन है। फिर है कि ओमेगा निकालने के लिए दे सकता है, टाइम पीरियड निकालने के लिए दे सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, इसमें हम लोग एक्सेलरेशन को d2x/dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, d2x/dt स्क्वायर, ये x का डबल डिफरेंशिएशन है ना। यहाँ पर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में है। ठीक है, d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए SHM में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है,
इसमें ए क्या है, यहाँ ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, किस समय का, टी टाइम का, ठीक है। टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। ये सब जो है सब पढ़ना है, ठीक है। हम बस फास्ट में इसको रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। ओमेगा क्या है, ओमेगा जो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई क्या है, फाई क्या है, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या बताता है, फेज कांस्टेंट बताता है कि पार्टिकल जो है, जो एसएचएम कर रहा है, वो चलने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, चलने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया है। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर याद रखना है कि 2 पाई एन होता है, जहाँ एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एन मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। लेकिन सर्कुलर मोशन में इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। एसएचएम में इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि तुमको एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, मान लो कि x इक्वल्स टू, ये कलर दिख रहा है क्या, सही से नहीं दिख रहा होगा, x इक्वल्स टू, ये कलर दिख रहा है, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3, ये क्वेश्चन दिया है ना। क्या रेड करते हैं, अच्छा ठीक है। तो x इक्वल टू 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 है। तो इस इक्वेशन में पूछा है कि ये एसएचएम का इक्वेशन है, ठीक है, एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, पोजीशन का इक्वेशन है। तो बताइए इसमें फेज का वैल्यू कितना है, तो फेज बताइए कितना है इसमें, पाई बाय 3 है। देखो इसके साथ तुलना करना है, यहाँ फाई है, यहाँ क्या है, पाई बाय 3। तो वो पूछा कि बताइए ओमेगा क्या है, तो ओमेगा कितना है, 100 पाई है ना। हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो टी के साथ क्या है, 100 पाई, टी के साथ क्या है, ओमेगा, ओमेगा कितना हो गया, 100 पाई। अब पूछा फ्रीक्वेंसी बताइए, तो ओमेगा बराबर लिखेंगे 2 पाई एन, 100 पाई, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, एन बराबर 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है ना। एन यहाँ कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाई निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड पूछेगा तो एम्पलीट्यूड बराबर कितना हो जाएगा, 2, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर जैसा दिया रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, पोजीशन का इक्वेशन है एसएचएम में, ठीक है। तो इसमें जो है साइन के जगह पर कॉस भी रह सकता है, ठीक है, तब भी वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का होगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। हम लोग इसको पढ़े हुए हैं ना, ये याद रखना है। यदि ये साइन है तो ये क्या होता है, कॉस होता है, और यदि ये कॉस रहता तो ये साइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के फेज में कितना का अंतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के फेज का डिफरेंस क्या है। तो फेज का डिफरेंस याद रखना है, पाई बाय 2 है। ये साइन और कॉस के फेज में डिफरेंस कितना का है, पाई बाय 2 का है, ठीक है। फेज का डिफरेंस कितना का है, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। क्या चीज का फेज डिफरेंस, साइन और कॉस। साइन और कॉस कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, तो हम लोग बोलेंगे पाई का फेज डिफरेंस है। कितना का फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है। किसके बीच, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई। क्योंकि देखो ये साइन है, ये भी साइन है, बट इसमें माइनस है ना, तो पाई का डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कितना है, पाई का, ठीक है। ठीक है, एसएचएम में एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला चीज ये याद रखना है कि एसएचएम में
एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये सब डिराइव होता है, लेकिन तुमको अभी फॉर्मूला याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। देखो ये दोनों वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है एक्स पर, ये भी डिपेंड कर रहा है एक्स पर, बट दोनों को जोड़ते हैं जब ये टोटल एनर्जी लाते हैं तो ये जोड़ के इतना आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, है ना। जोड़ क्या नहीं दिखा रहे हैं, ये सब तो क्लास में हुआ है। तो ये दोनों जोड़ के इतना आता है। ये एनर्जी जो इसमें कांस्टेंट है ना, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, बट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वेरी करता है, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉलो कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन होता है कि कौन सा पोजीशन है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है, ठीक है। तो वो पोजीशन क्या होता है? हम लोग पढ़े थे प्लस माइनस a/√2। एक न्यूमेरिकल होता था कि इतना डिस्टेंस पर, है ना, a/√2, जहाँ a एम्पलीट्यूड है, इतना डिस्टेंस पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा। अब मान लो a का वैल्यू दिया हुआ है तो पुट कर सकते हैं, है ना। तो ये था हम लोग का एनर्जी के बारे में एसएचएम में, है ना। तो एसएचएम में हम लोग पढ़े डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ये सब, है ना। देखो हम लोग ये हमेशा याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का, है ना, लेकिन उसमें माइनस साइन रहेगा। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन माइनस साइन रहेगा, ठीक है। माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है, पाई का होता है फेज डिफरेंस, है ना। फिर देखिए एसएचएम में हम लोग पढ़े थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होता है। कितना होता है मैक्सिमम वेलोसिटी? ए ओमेगा, ठीक है, एसएचएम में, ठीक है। और वेव में भी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होगा। जैसे वेव में भी पार्टिकल एसएचएम करते हैं तो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है? ए ओमेगा होता है, ठीक है। कैसे होता है ये सब हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ रिवीजन हम लोग बस कर रहे हैं। तो ए ओमेगा है मैक्सिमम वेलोसिटी, कहाँ पर, किस पोजीशन पर? तो मीन पोजीशन पर। कहाँ होता है मैक्सिमम वेलोसिटी? मीन पोजीशन पर। याद रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है? मीन पोजीशन पर। और मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है? 0। कहाँ पर होता है ये? एक्सट्रीम पोजीशन पर। मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। कितना होता है मिनिमम वेलोसिटी? 0 होता है ना। एक्सट्रीम पोजीशन 2 होते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ये एसएचएम कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन दोनों हो गया, ये मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के पास वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पोजीशन के पास वेलोसिटी मिनिमम होता है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ वेलोसिटी 0 होगा और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्स होगा। और मैक्स का वैल्यू कितना होगा? ए ओमेगा, है ना। उसी तरह से एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। इस जगह पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है, एक्सट्रीम पर। कितना? एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस बता रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। हम लोग पढ़े थे कि इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर बॉडी यदि है, यहाँ है, यहाँ है, तो एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है? मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ भी बॉडी है तो मीन पोजीशन की तरफ, है ना। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम, कितना? ओमेगा स्क्वायर ए। और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0, बट मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होता है मैक्सिमम और साइड साइड में मिनिमम, ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखना है सब। ठीक है, अब देखिए एक बॉडी है जो स्प्रिंग से लटक रहा है, ठीक है। एक बॉडी है जो स्प्रिंग से हैंग किया हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? खींच के छोड़ देते हैं। तो ये एसएचएम करता है ना, एसएचएम करता है। तो कभी भी एसएचएम करने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स की जरूरत है,
ठीक है। जो फोर्स लगता है उसका नाम क्या है, रीस्टोरिंग। तो यहाँ पर कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, F बराबर माइनस के एक्स, है ना। जब एक्सेलरेशन माइनस में है तो फोर्स भी माइनस में आता है। माइनस में आने का मतलब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है ना। समझ रहे बात को। जैसे मान लो ये बॉडी है, ये दोलन कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, SHM कर रहा है ये। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है, बॉडी यदि यहाँ है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी यहाँ पर है तब भी फोर्स यहाँ लगेगा, है ना। बॉडी यहाँ है तो फोर्स इधर लगेगा। हमेशा फोर्स लगता है मीन पोजीशन की तरफ, एक्सेलरेशन भी लगता है मीन पोजीशन की तरफ, है ना। देखिए, तो ये बॉडी क्या कर रहा था, दोलन कर रहा है। इसमें कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, F बराबर माइनस के एक्स। यहाँ K क्या है, K यहाँ क्या है, K है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। सब इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, न्यूटन पर मीटर। इसका वैल्यू दिया रहता है ना। ये जब दोलन करेगा, ये दोलन करेगा जब, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। हम लोग ड्राइव किए थे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m/k। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि पूछा कि नहीं इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, या कहें कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ठीक है। तो ओमेगा निकल जाएगा ना, ओमेगा बराबर 2π/t। ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2π/t। तो निकल गया 2π/t कितना है, इतना है। ये भी पूछा जाता है। ऐसे हम लोग इसी से ओमेगा से t लाते हैं डेरिवेशन में, तो कितना आ गया, k/m का रूट, है ना। तो यदि ये बॉडी ऑसिलेशन कर रहा है, तुमको ओमेगा पूछ दिया, तो ओमेगा बराबर √k/m। टाइम पीरियड पूछा तो 2πm/k, ठीक है। m का वैल्यू दिया रहेगा, k का वैल्यू दिया है, तो हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, हम लोग ओमेगा भी निकाल सकते हैं, है ना। अब फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, n बराबर ω/2π। नहीं, 2πn बराबर ओमेगा होता है। यदि तुमको ओमेगा पता है, उसको 2π से भागा दे देंगे, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, है ना। इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगा, इसका यूनिट हर्ट्ज होगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए हम लोग, जैसे पूछा जाता है कि कोई बॉडी SHM कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से इधर यहाँ तक आ रहा है। अब पूछा कि एक दोलन में, एक ऑसिलेशन में, ठीक है, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। कैसे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, देखो, एक टाइम पीरियड है ना, या एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है। एक ऑसिलेशन का मतलब है कि बॉडी A से B जाएगा, B से A आएगा, A से C जाएगा, C से A आएगा। तो जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एक राउंड में, एक ऑसिलेशन में, एक दोलन में, एक टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट 0। बट डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 4a हो जाएगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक a, और फिर यहाँ से यहाँ तक a, 4 बार a हुआ। तो डिस्टेंस कितना, 4a। डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, एक दोलन में, SHM में, है ना। ठीक है, देखो, हम लोग पढ़े थे सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। एक बॉब है, ये रस्सी है, इससे लगा हुआ है। रस्सी में खास क्वालिटी है कि रस्सी का जो लेंथ है चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। तो यहाँ जो सिंपल पेंडुलम है, ये SHM करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल ये SHM करेगा, ठीक है। लेकिन कब करेगा, जब इसका दोलन जो है, ऑसिलेशन जो है स्मॉल होगा, मतलब हल्का हल्का दोलन कर रहा है ना, झूला जैसा नहीं। यहाँ से यहाँ तक दोलन करेगा तो ये ऑसिलेशन होगा, लेकिन SHM नहीं होगा। और धीरे धीरे धीमे धीमे दोलन करेगा तो SHM होगा। तो यदि SHM होगा तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πL/g, ठीक है। ये फार्मूला कब लगेगा, जब SHM करेगा। SHM कब करेगा, जब ये दोलन स्मॉल होगा, है ना। इसका ये फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। जब ये SHM कर रहा है इस तरह से, तो इसमें भी तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, है ना। तो हम लोग पढ़े थे, याद करो, कि रिस्टोरिंग फोर्स इसमें F बराबर -mg sin थीटा होता था, है ना। बहुत ज़्यादा दोलन कर रहा है तो mg sin थीटा होता था, -mg sin थीटा। देखो, दोलन करते समय भी रिस्टोरिंग फोर्स का जरूरत है ना। SHM में भी रिस्टोरिंग का जरूरत है। देखो, कोई भी दोलन
SHM नहीं हो सकता है, लेकिन SHM जो होगा पक्का है कि वो ऑसिलेटरी मोशन होगा, दोलन करेगा, पीरियोडिक मोशन भी होगा। समझ लो बात को कि SHM यदि कोई बॉडी कर रहा है तो पीरियोडिक मोशन भी कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन भी कर रहा है। बट यदि कोई ऑसिलेटरी केवल कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो SHM करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये रिस्टोरिंग फोर्स आता था दोलन करने वाला, लेकिन जब ये SHM करता था, SHM हल्का हल्का दोलन, तो यहाँ पर फाइनली जो है सो हम लोग का mg और साइन थीटा के जगह पर थीटा आ जाता था, और थीटा बराबर जो है हम लोग x/l लिखते थे इसे। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है इस सिंपल पेंडुलम का जब SHM कर रहा है, और SHM नहीं कर रहा है, सिंपल ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो F बराबर -mg साइन थीटा मेरा रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है। बताइए टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, है ना, लेंथ पर, और जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेंथ पर और जी पर। मान लो सिंपल पेंडुलम के लेंथ को हम बढ़ा देते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो बताओ टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लेंथ को हम बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेंथ को बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना। लेंथ को घटा देते हैं, लेंथ को घटा देते हैं तो टाइम पीरियड घट जाएगा, है ना। लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेना है? तो देखो लेंथ यहाँ से लेना है जहाँ से लटकाया गया है, और इसका सेंटर ऑफ मास तक। ठीक है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास तक हम लोग को लेंथ लेना है। ठीक ना। मान लो पूछा जाए कि इसमें लेंथ को डबल कर दिए तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड भी डबल हो जाएगा क्या? नहीं, टाइम पीरियड डबल नहीं होगा, है ना। देखो क्योंकि रूट है ना यहाँ 2π 2l/g t डैश बराबर, मान लो टाइम पीरियड चेंज हो गया, इसको 2l कर दिए, तो टाइम पीरियड √2 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? √2 गुना। यदि लेंथ को हम डबल किए तो टाइम पीरियड डबल नहीं हुआ, टाइम पीरियड √2 गुना बढ़ गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है कि हम लोग जो है इस सिंपल पेंडुलम को ले जाते हैं अर्थ के सेंटर पर, तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा? तो अर्थ के सेंटर पर जी का मान होता है 0। ठीक है, तो 0 यहाँ डिवाइड कर देंगे तो t इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। t क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, तो इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। यदि हम लोग इस सिंपल पेंडुलम को सैटेलाइट के अंदर ले जाते हैं तो वहाँ भी g को लिख देंगे 0, तो वहाँ भी हो जाएगा इन्फिनिट। ठीक है, यदि इस सिंपल पेंडुलम को हम इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाते हैं, पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है इसे हम पोल की तरफ ले जाते हैं, तो जी का मान जो है ना बढ़ता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जी का मान बढ़ता है। ठीक है, तो जी का मान बढ़ेगा तो टाइम पीरियड का मान घटेगा। ठीक है, और यदि हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ ले आते हैं तो जी क्या हो रहा है? घटेगा। पोल से इक्वेटर की तरफ जी घटेगा, जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, है ना। कोई आदमी क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है। ठीक है, कोई आदमी क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है। अब वो झूला खड़ा होकर झूल रहा है। ठीक है, अब अचानक से बैठ जाता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, तो यदि वो झूला झूल रहा है खड़ा होकर के बैठ जाता है तो उसका टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो जैसे एक आदमी है झूला झूल रहा है ना, तो ये आदमी है मान लो, ठीक है, आदमी बना है ना। अब देखो इसमें क्या है कि आदमी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो एल जैसे यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, अब क्या है, ये आदमी यदि बैठ गया तो बैठ जाएगा तो ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे चला जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा। तो समझ लो एल का वैल्यू क्या हो गया? एल डैश हो गया, बढ़ गया। तो यदि एल बढ़ेगा तो टी भी तो बढ़ेगा, है ना। तो आदमी यदि खड़ा होकर झूल रहा है और अब बैठ जाता है तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ज़्यादा समय लगेगा उसको एक दोलन करने में, बैठने पर, है ना। खड़ा है तो कम समय लगेगा दोलन करने में, एक दोलन पूरा करने में कम समय लगेगा खड़ा होने की स्थिति में, है ना। देखो एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। इस सिंपल पेंडुलम में कुछ लिक्विड भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? कुछ लिक्विड भरा हुआ है। इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है और इसमें एक जो सो हॉल बना हुआ है, छेद बना हुआ है, इसमें इससे लिक्विड बाहर निकल रहा है ना। तो बताइए इसका टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है,
टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो सबसे शुरू में ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, है ना, यहाँ था। तो हम लोग एल कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एल लेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब ये लिक्विड इससे निकलेगा बाहर, है ना, इसमें एक छेद है, पानी से बाहर निकल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नीचे शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पानी से इधर ने फ्लो कर रहा है, उधर खाली होते जा रहा है, तो एल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एल का वैल्यू बढ़ जाएगा, देखो ना एल बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो टाइम पीरियड फिर घट जाएगा। कैसे, जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो इसका फिर से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पर। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पर। देखो गोला पूरा पानी से भरा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर, पूरा खाली हो गया फिर भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पर। तो शुरू में टाइम पीरियड बढ़ेगा, शुरू में टाइम पीरियड बढ़ेगा, शुरू में टाइम पीरियड बढ़ेगा, फिर जो से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घट करके फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। हम लोग पढ़ते थे सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम हम लोग किसको कहते हैं, वैसा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/t, 1/2, 0.5 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। और इसका लेंथ कितना होता है, इस पेंडुलम का हम लोग निकाले थे लेंथ, इसका लेंथ होता है 1 मीटर। कितना लेंथ होता है, 1 मीटर, याद रखना है। सेकेंड पेंडुलम का लेंथ कितना होता है, 1 मीटर, है ना। अब आते हैं हम लोग वेव। हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे नहीं, बस रिवीजन करेंगे, है ना। हम लोग तो पढ़ चुके हैं पहले वेव्स, ठीक है। वेव, तो देखो वेव का इक्वेशन कैसा होता है। अच्छा, वेव में देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेल्टा फाई बराबर 2π/λ डेल्टा एक्स, है ना। इसको याद रखना है, इस फॉर्मूला को। यहाँ डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, लेमडा क्या है, वेव लेंथ, है ना। लेमडा क्या है, वेव लेंथ। तो ये रिलेशन याद रखना है, पूछा जाता है कि फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ डेल्टा एक्स। ये जो 2π/λ है इसको हम लोग के बोलते हैं, तो के डेल्टा एक्स ऐसा भी होता है ना, ठीक है। देखो वेव जो है क्या है, ये तो रिवीजन क्लास है, इसमें तुमको अपने समझ जाना है, जो जो इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे हम लोग। तो वेव जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि इसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें, क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। देखो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है ना। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। और दूसरा वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, इसमें कंप्रेशन होता है, रेरिफेक्शन होता है, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। देखो जैसे ये एयर का लेयर है, एयर का लेयर जब एयर का लेयर है, यदि एयर का लेयर दब जाएगा तो क्या बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। हम लोग जब साउंड इमिट करते हैं तो क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो उसमें कंप्रेशन बनता है, एयर का लेयर दब जाता है। जब एक जगह दबेगा तो दूसरा जगह क्या होता है, फैल जाता है एयर का लेयर, तो वहाँ क्या बनेगा, रेरिफेक्शन बनेगा। कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन होता है, रेरिफेक्शन होता है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है। क्या होता है, क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। क्रेस्ट और ट्रफ किस में होता है, क्रेस्ट ट्रफ, ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, रेरिफेक्शन और कंप्रेशन, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो पानी में जो वेव आया ट्रांसवर्स वेव है, पानी में हम लोग वेव उत्पन्न कर सकते हैं। स्ट्रिंग में जो वेव आया ट्रांसवर्स वेव है। लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है ना। गामा रे, एक्स रे सब ट्रांसवर्स वेव है। ये सब 12th में पढ़ना रहता है, लेकिन याद रखना है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है ना। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल का दोलन परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर, वेव के चलने का, है ना। वेव जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर में। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है और वेव के चलने का दिशा दोनों सेम होता है। क्या बोले इसमें, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का दोलन और वेव का गमन दोनों परपेंडिकुलर में, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल का दोलन और वेव का चलना एक ही दिशा में होता है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड, ठीक है। साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और क्या एग्जांपल है, स्प्रिंग में यदि वेव आता है, स्प्रिंग में
तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, अब देखो वेव का इक्वेशन से भी क्वेश्चन होता है। जैसे वेव का इक्वेशन ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो ये वेव का इक्वेशन है, इसमें ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, ऐसे इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए, और के क्या है 2π/λ है, ए क्या है एम्पलीट्यूड है। ये SHM के इक्वेशन से मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई इक्वेशन दिया हुआ रहता है, मान लो इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, अब पूछा तुमको कि बताइए कि इसमें एम्पलीट्यूड कितना है, तो देख लो एम्पलीट्यूड कितना है 5 है, ओमेगा कितना है 100π है, के कितना है 2 है ना। अब हमको तुमको निकालना है कि वेव का लेमडा क्या है ना, वेवलेंथ क्या है, तो निकल जाएगा। देखो ओमेगा बराबर कितना हो गया 100π, ओमेगा बराबर 100π, के बराबर 2, ओमेगा को क्या लिखेंगे 2πn, यहाँ से n निकल जाएगा 50 हर्ट्ज, यहाँ से 2π/λ है, इससे मेरा लेमडा निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। अब तुमको स्पीड पूछ दिया वेव का, तो वेव का स्पीड का सूत्र क्या होता है v बराबर n लेमडा, n पता है लेमडा पता है, तो ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि वेव कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो यदि यहाँ प्लस है तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, और यदि यहाँ माइनस है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे वेव का इक्वेशन ये हम लिखे थे, ऐसे लिखे थे, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है वेव का इक्वेशन में। देखो ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। देखो जैसे ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, लेकिन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा साइन के जगह पर कॉस भी हो सकता है, साइन के जगह पर कॉस भी हो सकता है, या साइन और कॉस दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसा ऐसा करके लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी, है ना, ये भी वेव का इक्वेशन है। वेव का इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/3, यहाँ कुछ अलग चीज़ लिखा हुआ है, तभी ये वेव का इक्वेशन है ना। लेकिन यहाँ एक्स में स्क्वायर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है e⁻² + 3t, ये भी वेव का इक्वेशन है। टी और एक्स है, स्क्वायर वगैरह नहीं है, ई है, रहने दो, वेव का इक्वेशन है ना। लेकिन यदि कहीं स्क्वायर वगैरह आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसा करके कुछ, तो ये वेव का इक्वेशन नहीं होगा, है ना। स्क्वायर वगैरह रहेगा तो नहीं होगा। साइन कॉस दोनों है, या केवल कॉस है केवल साइन है, इस टाइप का है, एक्स और टी है ना, तो ये वेव का इक्वेशन सारा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े कि वेव जो है 2 प्रकार के होते हैं, वेव का इक्वेशन है। ठीक है, देखो वेव जो है उसका ये जो साउंड वेव होता है, ठीक है, साउंड भी एक वेव है। कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। साउंड भी कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला एयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला जो है सो पहले न्यूटन दिया था, न्यूटन्स फार्मूला। वो न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, v बराबर क्या होता है, v बराबर p/ρ। ठीक है, ये फार्मूला जो है सो न्यूटन का फार्मूला क्या चीज़ का फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का। ये फार्मूला रॉन्ग हो गया, गलत फार्मूला है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद एक लैपलेस फार्मूला आया, साइंटिस्ट का नाम। ये फार्मूला क्या कहता है, v बराबर गामा p/ρ। यहाँ गामा क्या है, गामा जो है सो CP/CV है ना, CP/CV हम लोग पढ़ते थे CP/CV। इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये फार्मूला सही फार्मूला है, लैपलेस का फार्मूला, और ये फार्मूला रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला ये भी होता है। ये क्या चीज़ का फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का, कहाँ पर, एयर में। किस में फार्मूला है, एयर में। इसमें क्या बताया जाता है, v बराबर गामा RT/m। टेम्परेचर के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के घटने से वेलोसिटी ऑफ साउंड घट जाएगा, है ना। ठीक है, फिर याद रखो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर के बढ़ने से, प्रेशर के घटने से वेलोसिटी ऑफ साउंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर याद रखो कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से, नमी के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है सो बढ़ता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है।
ठीक है। डेंसिटी बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड घटता है, डेंसिटी के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड घटता है, डेंसिटी के घटने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है, ह्यूमिडिटी के घटने से वेलोसिटी ऑफ साउंड घटता है ना। टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर घटने से वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगा, ठीक है। फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते थे कि 0 डिग्री सी पर साउंड का वेलोसिटी भी है एयर में, 0 डिग्री सी पर। तो याद रखो कि 819 डिग्री सी पर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, है ना। तो ये साउंड के वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है ना। अब देखो साउंड के वेलोसिटी का फॉर्मूला सॉलिड में क्या होता है ना, सॉलिड में, तो सॉलिड में फॉर्मूला होता है ये y/ρ। यहाँ y क्या है, y जो सो यंग्स मॉडुलस है, रो क्या है, डेंसिटी है। ये सॉलिड का फॉर्मूला, सॉलिड में फॉर्मूला है किसका, साउंड का, ठीक है। साउंड का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या फॉर्मूला है, b/ρ। यहाँ b क्या है, b बल्क मॉडुलस, क्या है, बल्क मॉडुलस, है ना। और बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होगा इसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड कहाँ है, मेटल में, ठीक है। अब अगले क्लास में इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है।